अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं जिल की बुक से एनालिटिक फंक्शन का। आपको पता है कि हम जैसे कि बहुत से सेमेस्टर्स के हमने कोर्स जो है वो कवर किए हैं। जैसे कि हमने फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स कवर किया है, इसी तरह से अब हम जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं। तो अब हम फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स जो है वो कवर करने लगे हैं। फिफ्थ सेमेस्टर का जो कोर्स हम कवर करने लगे हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स है, जो कि हम जिल की बुक से करवाएंगे। तो ये आपके पास जिल की बुक का चैप्टर 3 है, एनालिटिक फंक्शन, जो कि आपकी आउटलाइन में इंक्लूड है। तो हम पूरी की पूरी आउटलाइन आपको कवर करवाएंगे। बहुत सी चीज़ें, बहुत से चैप्टर्स, बहुत से मतलब चैप्टर्स हम बताएंगे कि आपकी आउटलाइन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस किस बुक से आपने वो चैप्टर्स कवर करने हैं। और आपको चैप्टर्स के डिटेल यानी कि प्रॉपर डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाएगी, प्रॉपर थ्योरम्स, प्रॉपर क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, एग्जांपल्स वगैरह, जैसे कि हमने पहले भी आपको चीज़ें करवाई हैं। इसी तरह से अब हम बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से चीज़ें करवाएंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। और ये जो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स है ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोर्स है, ठीक है। तो आप सब ने जो है वो अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर करना है ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। और ये जो हमारे पास कोर्स है ये जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए सेम कोर्स है, क्योंकि मेन कैंपस में यही बुक लग रही है, जिल की बुक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की। और आप इसी बुक को जो वो फॉलो करते हुए अगर आप सारे के सारे लेक्चर सुनते हैं, इनको नोट डाउन करते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं और इनको तैयार करते हैं, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर जो अनसीन होता है, तो फिर ये केस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अनसीन पेपर इसलिए आपके पास आता है क्योंकि आपकी जो कोर्स आउटलाइन में जो बुक मेन कैंपस वाले मतलब पढ़ रहे होते हैं बच्चे, वो और बुक होती है और आप कोई और बुक पढ़ रहे होते हैं। इस वजह से आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर जो है अनसीन आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कवर करने लगे हैं, एनालिटिक फंक्शन को। एनालिटिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ डेफिनेशन आएंगी, जैसे कि हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिसिटी। क्योंकि एनालिटिसिटी को डिस्कस करने से पहले हमें डिफरेंशियबिलिटी का पता होना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी हम चेक करेंगे, देन हम एनालिटिसिटी पे मूव करेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंशियबिलिटी एंड एनालिटिसिटी ये दो टॉपिक है मेन जो हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम इनमें से एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके पास डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनालिटिसिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में से हम आपको डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक कवर करवाने लगे हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। कम्प्लेक्स फंक्शन हमने जो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो कम्प्लेक्स 2 की आउटलाइन है वहाँ पर अगर आप जाके देखें तो वहाँ पर हम कम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ चुके हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे कि कम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम द डेरिवेटिव हम देखने लगे हैं। डेरिवेटिव क्या होता है किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन का। देन हम इसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं। कम्प्लेक्स, आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करते हैं कि जी इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई के। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। और एक और कम्प्लेक्स नंबर है जी नॉट इक्वल किसके, एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट के। ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है। देन the change in z naught is difference delta z इक्वल किसके, जी माइनस जी नॉट के। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है जी एंड जी नॉट, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं, डेल्टा जी बोलते हैं। डेल्टा जी इक्वल किसके है, जी माइनस जी नॉट के, यानी कि जी और जी नॉट का डिफरेंस। अब जी क्या है आपके पास, एक्स प्लस अयोटा वाई है, माइनस साइन लगाएं, माइनस साइन दोनों क्योंकि जी एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट है, तो माइनस साइन दोनों के साथ में डायरेक्टली ओपन कर लेती हूँ। तो एक्स नॉट माइनस अयोटा वाई नॉट आ जाएगा। यहाँ से आप एक्स और माइनस एक्स नॉट अलग कर लें, प्लस अयोटा कॉमन ले लें, तो वाई माइनस वाई नॉट आ जाएगा। अब एक्स माइनस एक्स नॉट डेल्टा एक्स बन जाएगा। जैसे कि आपने डेल्टा जी बनाया इसी तरह से डेल्टा एक्स बन जाएगा प्लस अयोटा, और वाई माइनस वाई नॉट को आप डेल्टा वाई बोलेंगे। इफ़ अ कम्प्लेक्स नंबर फंक्शन w equal f of z is defined at z and z naught, then corresponding change in the function is difference delta w equal किसके है, f of z naught plus delta z minus f of z naught।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हमने डेल्टा जी बना लिया। पहले हमने डेल्टा जी इस तरह से बताया कि जी माइनस जी नॉट है, और जी और जी नॉट की वैल्यू पुट किया तो हमारे पास डेल्टा जी क्या आ गया, डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई के। अब हमने कम्प्लेक्स फंक्शन के क्योंकि हमने कम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव डिस्कस करना है, तो कम्प्लेक्स फंक्शन आपको पता है क्या होता है कि डब्ल्यू इक्वल होता है एफ ऑफ जी के। अब ये जो कम्प्लेक्स फंक्शन है इसका जो आपने डेरिवेटिव लेना है वो किन पॉइंट्स के दरमियान, जी और जी नॉट पॉइंट के दरमियान आपने इसका फंक्शन मतलब डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास जो कम्प्लेक्स फंक्शन है वो किसका डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस होगा फंक्शन आप अप्लाई करेंगे जी नॉट प्लस डेल्टा जी पे, और फंक्शन आप अप्लाई करोगे जी नॉट पे। इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के, यानी कि फंक्शन में चेंज, फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगे ना। डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन में चेंज, और फंक्शन में चेंज आ गया तो आप लिमिट अप्लाई कर दोगे। ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जी, इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मतलब हमें मुश्किल लग रहा है, तो अब हम इसको इजी बना लेते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन जब हम इजीली देखेंगे तो आपको ये डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जी समझ आ जाएगा। ये क्या है, डेल्टा डब्ल्यू तो ये है, ठीक है, ये आपने लिखा एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा जी है तो डेल्टा जी लिख लें, और लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी अप्रोच करे जीरो को, तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। अब ये आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अब देख लेते हैं, जो कि आपने पेपर में लिखनी है। अगर पेपर में डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने ये वाली नहीं लिखनी, ये जस्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखने लगे हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। सपोज करते हैं, सपोज दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जी नॉट। जी नॉट आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, इसके नेबरहुड में अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि डिफाइन हो रहा है, यानी कि आपने क्या करना है, जी नॉट एक फिक्स पॉइंट है, मैं कहती हूँ ये एक फिक्स पॉइंट है, और इसके जो नेबरहुड वाले पॉइंट्स हैं उस पर भी फंक्शन एफ जो है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो डिफाइन है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जी नॉट डिनोटेड बाय एफ प्राइम ऑफ जी नॉट। अगर आपने जी नॉट पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो आप किस तरह से इसको डिनोट करेंगे, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट। जी नॉट कोई भी पॉइंट हो सकता है, 2 3, कोई एक्स, कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे तो आप उसको डिनोट करेंगे एफ प्राइम ऑफ जी नॉट के। अब एफ प्राइम ऑफ जी नॉट किसी फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव है जो कि इक्वल किसके होता है, यानी कि ये बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फॉर्मूला है जो कि आपने यूज़ करना है। जब भी आपसे आपको बोला जाए कि आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल किसके, डेल्टा, लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी अप्रोच करें जीरो को, एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल्टा जी के। अब ये जो पीछे हमने चीज़ पढ़ी थी वही चीज़ लिखी हुई है, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल था, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल था ये जो ऊपर राइट साइड टर्म है, एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट के, ओवर क्या था, डेल्टा जी था, और लिमिट उसने क्या बोला था, लिमिट अप्लाई करें, डेल्टा जी अप्रोच करा है जीरो को। ये बात बोली हुई थी। अब ये बात आपको कंफ्यूजिंग लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आप डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो फॉर्मूला है आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। और ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट डेफिनेटली करेगा, उस पॉइंट के अलावा आप उसके नेबरहुड पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि फंक्शन जो है उसके नेबरहुड में डिफाइन होगा। ये बात हमें पता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो जी नॉट और उसके नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। इफ़ लिमिट in equation 1 exist then function f is said to be differentiable at g नॉट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप कैलकुलेट करते हैं और लिमिट का कोई आंसर आता है, आपको पता है लिमिट का आंसर हमेशा यूनिक होता है। लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट जी नॉट पे। टू अदर सिम्बल्स डिनोटिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी के आर एफ प्राइम डब्ल्यू प्राइम एंड डी डब्ल्यू बाई डी जी। अब वो क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव को डिनोट करने के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। आप डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी के भी इस तरह से डिनोट करते हैं एक फंक्शन को, ठीक है। आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो या आप उसको एफ प्राइम ऑफ जी डिनोट करें या आप डब्ल्यू प्राइम
डिनोट करें, या dw/dz इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। If the latter notation is used, then the value of the derivative at the specific point z naught is written as। अगर आप कोई latter notation यूज़ करते हैं तो आप किस तरह से यूज़ करते हैं कि dw/dz, और ये आप लाइन लगा के z इक्वल है z नॉट के, इसका मतलब है कि आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हो। तो ये है डिफरेंट नोटेशंस हैं, लेकिन मेन जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, ये आपने यहाँ तक ही लिखना है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, तो आपने यहाँ से लिखनी है और यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन है। और ये जो बीच में लिखा हो ये फॉर्मूला है, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल नंबर 1 करने लगे हैं। जिल की बुक से हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, जिसमें आपके पास डेफिनेशन यूज़ हो रही है 3.1 वाली, यानी कि ये जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, ये डेफिनेशन अब यूज़ होगी। हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 5g के, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपको गिवन था। आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हम कंप्लीट करते हैं। फार्मूला था आपके पास एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी, वहाँ पे जी नॉट मतलब पॉइंट लिया गया था माइनस एफ ऑफ जी नॉट, ठीक है, ओवर डेल्टा जी, ठीक है, ये फार्मूला था। और लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा जी अप्रोच करें 0 को, ये फार्मूला था आपके पास डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल्टा जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो पॉइंट करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कम्यूट द डेरिवेटिव ऑफ f at any point we replace g नॉट in 1 by the symbol g। आपने g नॉट की जगह सिंबल g रिप्लेस करना है, तो इसलिए यहाँ पर f of g प्लस डेल्टा जी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, f of g इक्वल किसके है, जी स्क्वायर माइनस 5g के। अब g की जगह आपने क्या पुट करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो g प्लस डेल्टा जी है, इसको आप पूरे को g अगर कंसीडर करें तो g की जगह g प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर आ जाएगा -5, और g की जगह g प्लस डेल्टा जी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप d प्लस डेल्टा जी का स्केयर ओपन करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी स्केयर प्लस 2g डेल्टा जी प्लस डेल्टा जी होल स्केयर माइनस 5g माइनस 5 डेल्टा जी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सेकंड में आपने ये तो आपने इतना काम कर दिया, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जी आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि जी नॉट की जगह आपने जी रिप्लेस कर लिया है। तो अब इन दोनों टर्म्स को माइनस कर लेते हैं, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी। हम माइनस करेंगे, माइनस करके जो भी यहाँ पर ये जो साइड टर्म है ये आपके पास एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी वाली होगी, माइनस साइन, और एफ ऑफ जी वाली टर्म, एफ ऑफ जी फंक्शन क्या गिवन है, जी इसकी -5g, इसको ओपन करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे कि जी के से कैंसिल हो जाएगा। ये जो माइनस साइन ओपन होगा तो +5 हो जाएगा, +5g और -5g आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपने यहाँ पे माइनस साइन ओपन करना है, ठीक है, यहाँ पर आप एक स्टेप कर लीजिएगा। ये जो चीज़ें कैंसिल होती हैं आप कैंसिल करेंगे तो 2g डेल्टा जी प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर -5 डेल्टा जी आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डेल्टा जी को डिवाइड करेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल किसके, लिमिट डेल्टा जी अप्रोच कर रहा है 0 को। यहाँ पर आपने किस चीज़ की वैल्यू पुट की है, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी की। ये जो अभी हमने फाइनलाइज करके कैलकुलेट किया है वो आपके पास क्या आएगा, 2g डेल्टा जी प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर -5 डेल्टा जी। डिनोमिनेटर में आपने डेल्टा जी को डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स है वहाँ से आपने डेल्टा जी कॉमन ले लिया, डेल्टा जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल्टा जी अप्रोच करे 0 को, 2g प्लस डेल्टा जी -5 आ गया। अब डेल्टा जी अप्रोच करे 0 को, यानी कि जहाँ पे डेल्टा जी है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो आपके पास 2g -5 आ जाएगा, और ये आपके पास एफ प्राइम जी आ गया है। आपने लिमिट अप्लाई करते हुए आपने फंक्शन का डेरिवेटिव पुट कर लिया। फंक्शन आपके पास क्या था, जी इसके -5g, इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया जो कि आपके पास 2g -5 आ गया है। तो ये आपके पास इस तरह से कम्प्लेक्स फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपके पास एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, जैसे कि हमने मतलब
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज़ें हमने यानी कि 4 बेसिक ऑपरेशन पढ़े हैं जो बाइनरी ऑपरेशन भी होते हैं। तो इन ऑपरेशंस को हम डेरिवेटिव में भी तो यूज़ करेंगे। जैसे कि डेरिवेटिव में हम फंक्शन का जो सम है उनका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। फंक्शन में यानी कि फंक्शन हमें डिफरेंस की फॉर्म में है तो हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। फंक्शन अगर हमें डिवीजन की फॉर्म में यानी कि क्वोशंट की फॉर्म में है तो हम उसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसी तरह से फंक्शन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म है यानी कि दो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन होगा अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्म है तो हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें जाहिर सी बात है हम ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे तो इसके लिए हम रूल्स कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सम वाली टर्म्स, डिफरेंस वाली टर्म्स, प्रोडक्ट वाली टर्म्स और डिवीजन वाली टर्म यानी कि क्वोशंट वाली टर्म्स का हम किस तरह से जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब हम डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स पढ़ने लगे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन रूल हम पढ़ने लगे हैं। तो कांस्टेंट रूल हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास फंक्शन कोई कांस्टेंट टर्म हो, मैं कहती हूँ कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल है 2 के, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट टर्म का आप डेरिवेटिव क्या लेते हो? आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के लिए जनरली सी यूज़ किया गया है, डी बाई डी जी, और सी का आप डेरिवेटिव ले रहे हो यानी कि आपके पास 2 एक फंक्शन है, आप उसका विद रिस्पेक्ट टू जी जो है वो डेरिवेटिव ले रहे हो, या आप 3 कह सकते हो, 3 एक फंक्शन है। इसी तरह से सी कोई कांस्टेंट फंक्शन आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो डी बाई डी जी, तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है और इसके साथ फंक्शन पड़ा हुआ, मैं कहती हूँ कि आपके पास एफ ऑफ जी इक्वल है 5 के, ठीक है। तो 5 ही रहेगा यानी कि कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट ही रहेगी। और फर्दर जो है डी बाई डी जी ऑफ जी यानी कि जी कोई भी जी स्क्वायर में लिख लेती हूँ, ठीक है। जी स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले लेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास सी है और एफ ऑफ जी है यानी कि फंक्शन है, कोई वेरिएशन है यानी कि जैसे कि जी स्क्वायर है और साथ कांस्टेंट पड़ा हुआ है 5, तो आप सी कांस्टेंट 5 की जगह ले लें और एफ ऑफ जी आप जी स्क्वायर की जगह ले लें और आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सी बाहर आ जाएगा यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी कि 5 अलग हो जाएगा और एफ प्राइम ऑफ जी यानी कि जी स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले लेंगे जिसको आप एफ प्राइम ऑफ जी लिख रहे हैं। आई होप कि आपको कांस्टेंट रूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास सम रूल है। सम रूल में आपके पास क्या होता है? आपके पास सम या प्रोडक्ट डिफरेंस, ठीक है। आपके पास 2 फंक्शन है, जैसे कि मैं लिखती हूँ फंक्शन आपके पास है जी स्क्वायर माइनस जी के, ठीक है। अब ये जी स्क्वायर आप एक फंक्शन कंसीडर कर लें, माइनस साइन है बीच में, और जी वाला दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लें। इस तरह से यानी कि 2 फंक्शंस हो गए हैं। तो आपके पास एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी है, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ जी यानी कि आप एक फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, और दूसरे फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। सेम चीज़ विद सम, ठीक है। अगर प्लस साइन है तो तब भी आप इसी तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। ये रूल्स आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको अगेन बताए जा रहे हैं ताकि आपका, क्योंकि हमने कोर्स आउटलाइन कंप्लीट करवानी है, सारे के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट करवाने हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल किस तरह से कि अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़े हुए हैं, हम कहते हैं कि एक फंक्शन आपके पास कॉज ऑफ जी है, ठीक है, दूसरा फंक्शन आपके पास साइन ऑफ जी है। अब ये 2 फंक्शन है अलग से, तो इनका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे? इनका डेरिवेटिव आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट यानी कि एफ ऑफ जी एज इट, दूसरा फंक्शन जी ऑफ जी है उसका डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट, इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इसी तरह से हम कोशंट रूल भी देख लेते हैं, चेन रूल भी देखेंगे। अब देखें इसी तरह से हम क्वोशंट रूल देखने लगे हैं, डी बाई डी सी। अब आपके पास फंक्शन क्या है? यानी कि क्वेश्चन की फॉर्म है, डिवीजन की फॉर्म है, एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी है, इस तरह से फंक्शन है। तो आप जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको एज इट, न्यूमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन लगाएंगे, न्यूमिनेटर वाला फंक्शन यानी कि एफ ऑफ जी एज इट, जी ऑफ जी का डेरिवेटिव ओवर जी ऑफ जी का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। नीचे जो भी आपके पास फंक्शन होगा उसका हमेशा हम होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वोशंट रूल है। नेक्स्ट आपके पास चेन रूल है। चेन रूल किस तरह से है कि फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ जी, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है उसके अंदर भी एक फंक्शन पड़ा हो, तो उसका चेन रूल आप किस तरह से लगाएंगे? डेरिवेटिव में आपने क्या करना है? एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ जी, यानी कि पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फर्दर आपने क्या करना है? फर्दर जो अंदर टर्म्स है यानी कि जी एफ जी है उसका आपने अलग से डेरिवेटिव लेना है। अब ये किस तरह से होगा मैं आपको बताती हूँ कि
आप किस तरह से करते हैं कि अगर जी स्क्वायर है तो जी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं आप 2z, और फर्दर आप जी का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि आपके पास 1 आ जाता है, ठीक है, यानी कि d/dz, तो ये 1 बन जाता है, इसलिए आपके पास 2z आ जाता है। लेकिन फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है तो ये भी आपके पास चेन रूल ही एक्चुअली लगा होता है, ठीक है। अब हमने ये डिफरेंशिएशन रूल देखे हैं। अब डिफरेंशिएशन रूल को अप्लाई कैसे करेंगे किसी फंक्शन पे, तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी। तो हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जहां पर हम डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करते हुए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल से पहले एक और इम्पॉर्टेंट रूल देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन रूल है एक पावर रूल, ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन रूल है। पावर रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ पावर ऑफ सी इज़ आल्सो वैलिड। आपके पास जी की पावर में अगर कोई टर्म है, जैसे कि मैंने जी स्क्वायर लिखा, इसी तरह से जी रेज़्ड टू n है, उसका डेरिवेटिव आप किस तरह से लेते हैं, पावर शुरू में आ जाती है यानी कि 2 शुरू में आ जाएगा, और जी का डेरिवेटिव लेंगे तो जी की पावर n-1 यानी कि 2 - 1 करेंगे, तो जी की पावर 2 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 पावर आ जाएगी यानी कि 2g आ जाएगा। तो ये आपके पास अगर कोई टर्म जी में हो और जी की पावर में, ठीक है, तो आप उसका इस तरह से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास पावर रूल फंक्शन पे किस तरह से लगेगा, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जी ऑफ सी और उसकी पावर n, तो उस पर भी आप इस तरह से रूल लगाएंगे कि पावर शुरू में आ जाएगी, यानी कि जो भी पावर है आपके पास शुरू में आ जाएगी, और जी ऑफ सी का आप डेरिवेटिव लेंगे, जी ऑफ सी की पावर एक पावर कम हो जाएगी, उसके बाद आप जी ऑफ सी का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, यहाँ पे भी जी का डेरिवेटिव लिया जाता है एक्चुअली, यहाँ पे d/dz, लेकिन वो कैंसिल होकर 1 हो जाता है, इसलिए मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने प्रॉपर लिखना है, क्योंकि आपने एक पावर शुरू में लिख ली, यानी कि n जो भी जी ऑफ सी की पावर थी आपने शुरू में लिख ली, एक पावर आपने कम कर ली और जी ऑफ सी का आपने डेरिवेटिव ले लिया, तो इस तरह से फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये था आपके पास पावर रूल डिफरेंशिएशन के लिए। अब हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल करने लगे हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन रूल लगाने हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 जिल की बुक से ही है, और डिफरेंशिएशन रूल हम डिफरेंट फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ सी इक्वल किसकी है 3 - 5 जी क्यूब प्लस 2z। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन रूल इस फंक्शन पे अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास 3 फंक्शन है अलग अलग से, हम इन पे डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे। तो ये फंक्शन है, इस पे कौन कौन सा डिफरेंशिएशन रूल लगेगा, अगर आप देखें तो सम वाला भी लगेगा और डिफरेंस वाला भी लगेगा, क्योंकि माइनस साइन भी है और प्लस साइन भी है। तो ये आपके पास बहुत इजी सा रूल है। आपने क्या करना है, प्राइम ऑफ सी फंक्शन का डेरिवेटिव आपने किस तरह से लेना है, 3 तो 3 रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म है, जी की पावर 4 है, तो पावर रूल किस तरह से आपने लगाया था कि अगर जी की पावर n हो तो आपने जी की पावर कुछ भी हो, अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि n इंटू जी रेज़्ड पावर n-1। इसी तरह से यहाँ पर जी की पावर 4 है तो 4 शुरू में आ जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो जी की पावर 3 आ जाएगी, माइनस साइन लगाएंगे और 5 एज इट लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास जी की पावर 3 है, यहाँ पे भी सेम चीज़ पावर रूल लगेगा, तो 3 यहाँ पर एज इट, और यानी कि पावर शुरू में और एक पावर कम करेंगे तो जी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, जी का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको होता है dg/dz 1 हो जाता है, यानी कि आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर इसलिए 1 लिखा हुआ है। तो 2 जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 जो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, 12 जी क्यूब आ जाएगा माइनस 15 जी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 3 रूल लगाए हैं। पावर रूल आपने यूज़ किया है, सम रूल और डिफरेंस वाला भी, यानी कि सम और डिफरेंस वाला जो हमने रूल पढ़ा था, यानी कि सम वाला रूल था उसमें डिफरेंस भी था, दोनों चीज़ें थी, मैंने आपको बताया है। तो ये आपने रूल यूज़ किया है, और यानी कि इस तरह से आप डिफरेंशिएशन रूल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएशन रूल आपने वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया गया हो, या इस टाइप के जो क्वेश्चन है MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं। अगर MCQs में बोला जाए कि आपने डिफरेंशिएशन रूल जो लगाना है, तो आप डिफरेंशिएशन रूल लगा के आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो वो आप प्रॉपर जो डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाला फॉर्मूला है आप वो यूज़ करके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर सेम आते हैं दोनों चीज़ों से, रूल से भी और डेफिनेशन से भी, लेकिन MCQs के लिए आप क्या करें, कोई भी शॉर्ट वे यूज़ कर सकते हैं, डेरिवेटिव कैलकुलेट करके अपने आंसर टिक मार्क करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आ जाते हैं तो पेपर में आपने प्रॉपर अगर डिफरेंशिएशन रूल बोला गया तो आपने डिफरेंशिएशन रूल लगाना है। अगर आपसे फार्मूला बोला गया है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, तो आपने फार्मूला लगा के मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब हमारे पास बी वाला यानी कि दूसरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर ओवर 4g+1 के। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल है आयोटा जी स्क्वायर प्लस 3g रेज़्ड पावर 5। तो ये भी फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं जिस पे क्वेश्चन रूल लगेगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम सेकंड फंक्शन को डिस्कस करने लगे हैं जो कि आपके पास एफ ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर ओवर 4g+1 के। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल किस तरह से लगाते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है, यानी कि आपने क्वेश्चन रूल किस तरह से पढ़ा है कि एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी की फॉर्म में, ठीक है। जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो एज इट, यानी कि 4g+1 एज इट। न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो जी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2g आ जाएगा, माइनस साइन बीच में लगाएंगे। न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट यानी कि जी स्क्वायर एज इट, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, जी का डेरिवेटिव 1, और नेक्स्ट आपके पास +1 है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। और नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में टर्म है, आप उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि 4g+1 होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन रूल सामने लिख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने न्यूमिनेटर में यानी कि ऊपर वाली साइड टर्म्स को जब वो सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास 4g² प्लस 2g ओवर 4g+1 होल स्क्वायर, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया सेकंड फंक्शन का। अब हम थर्ड फंक्शन पे पावर रूल लगाएंगे। तो थर्ड फंक्शन आपके पास क्या था, थर्ड फंक्शन आपके पास क्या था, आयोटा g² प्लस 3g रेज़्ड पावर 5 होल पावर 5 थी, यानी कि n यहाँ पे क्या था 5 था। आपने इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर कम करेंगे, यानी कि 5 शुरू में आ गया, एक पावर कम करेंगे किससे, फंक्शन से। फंक्शन क्या है, आयोटा g² प्लस 3g, इसकी पावर कम करेंगे तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। और फर्दर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि जी ऑफ सी का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2 आयोटा जी प्लस 3 आ जाएगा, जो अंदर वाली टर्म है, ठीक है। उसका आपने डेरिवेटिव लेके यहाँ पर पुट कर दिया तो ये आपके पास थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। ये आपने डिफ्रेंशिएशन रूल अप्लाई करते हुए, जो आपने डिफ्रेंशिएशन रूल पढ़े हैं वो आपने अप्लाई करते हुए फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। अब हम एक मज़ीद इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कर लेते हैं जो कि आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट एग्जांपल है, और जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे डिफरेंशियबिलिटी का, उस टॉपिक का लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, उस एग्जांपल को कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल वही है, अक्सर एग्ज़ाम्स में, ठीक है, आपके पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि हम ऐसी एग्जांपल देखने लगे हैं, हमने एग्जांपल देखी ऐसे फंक्शन की जो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखने लगे हैं कि ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, रीज़न क्या है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, इस एग्जांपल में। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करने लगे हैं जिसमें हमने क्या करना है, द फंक्शन दैट इज़ नो वेयर डिफरेंशिएबल। नो वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आपके पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, हम कहते हैं ये आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन है और इस किसी भी पॉइंट पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे फंक्शन को हम नो वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन आपके पास क्या है, शो दैट द फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, x+4 आयोटा y इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इन पॉइंट जी, ठीक है। जी मीन्स के कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1 2 3 0 वट एवर, कोई भी पॉइंट हो सकता है। कोई कम्प्लेक्स क्योंकि आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है। वो कह रहा है किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हम जी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं जिस पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। आप जनरल पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट भी लेके चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। लेट कहते हैं कि जी आपके पास क्या है, जी बी एनी पॉइंट इन द कम्प्लेक्स प्लेन, कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई और पॉइंट लेके भी इस फंक्शन को चेक कर सकते हैं, ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी रीज़न भी आपको पता चल जाएगी। आपको पता है कि डेल्टा जी इक्वल किसके होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई के। और एफ ऑफ यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रॉपर डेफिनेशन में, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी। अब यहाँ पे जी नॉट की जगह जी क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने जी पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो जी नॉट की जगह जी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी, फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी इक्वल किसके, एक्स प्लस आयोटा वाई के है। अब एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा प्लस 4 आयोटा, वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी की जगह क्या है, जी प्लस डेल्टा जी है, तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगा दिया।
एफ ऑफ जी क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई है। अब माइनस साइन ओपन कर दिया है तो इसलिए माइनस एक्स माइनस 4 अयोटा वाई है, यानी कि फंक्शन के जो टर्म्स है ये एक्स प्लस अयोटा वाई, यहाँ पर माइनस साइन जो है ये माइनस साइन हमने ओपन किया है इसलिए माइनस एक्स माइनस 4 अयोटा वाई आ गया है। अब इस सारे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाली जो टर्म्स हैं एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर माइनस 4 अयोटा वाई और प्लस 4 अयोटा वाई, ये क्योंकि ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई बच जाएगा। अब यहाँ पर हमने पुटिंग करनी है एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी। अब ये जो टर्म है इसकी जगह हमने डेल्टा एक्स, ये जो वैल्यू आई है ये हमने पुट की है डेल्टा एक्स प्लस 4 अयोटा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी की जगह हमने डेल्टा जी की वैल्यू पुट की है ये वाली डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई, ठीक है। और लिमिट अप्रोच करिए, लिमिट है आपके पास डेल्टा जी अप्रोच करा है 0 को। अब यहाँ पर ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ जी आप कैलकुलेट करें बेसिकली, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट जी। अब यहाँ पर आप अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस मूव करेंगे। जब आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो डेल्टा वाई 0 हो जाएगा, ठीक है, और डेल्टा जी इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स के। ओके, तो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस पहले हम मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 9 बनी है यहाँ पर जो डेल्टा वाई है उसकी जगह 0 आ जाएगा तो डेल्टा एक्स ही रहेगा, डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि जब आपने अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे थे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर, आप इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे देंगे। अब हम अलोंग वाई एक्सिस मूव कर लेते हैं। जब हम अलोंग वाई एक्सिस मूव करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा और डेल्टा वाई एज इट रहेगा। आप क्या करते हो जब भी आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हो इस टाइप की, यानी कि आपके पास जब लिमिट अप्लाई करते हो तो इस टाइप की वेरिएशन आ रही होती है, यानी कि 2 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे एक्स और वाई दोनों चीज़ें हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी ये फंक्शन जो है वो वेरी हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी हो रहा है। अगर इस तरह से हो तो आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस पे अलग से फंक्शन को चेक करते हो, वाई एक्सिस पे अलग से। आप और भी कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन कोई भी लाइन, कोई भी कर्व लेके भी आप फंक्शन को चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन के अबाउट आप चेक कर सकते हैं फंक्शन को। इसी तरह से डिफरेंट कर्व्स होती हैं, सर्कल, ये वो आप आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप जस्ट एक्स और वाई एक्सिस नहीं देखते बल्कि डिफरेंट कर्व्स के अलोंग भी आप फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी देखते हो। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम वाई एक्सिस के अबाउट चेक करने लगे हैं, ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस डेल्टा जी। आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट आप जब चेक करेंगे तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा और डेल्टा वाई आपके पास क्या रहेगा, यानी कि डी जी इक्वल आ जाएगा अयोटा डेल्टा वाई के, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो टर्म थी यहाँ पर आपके पास डेल्टा एक्स था जो आपने इक्वेशन नंबर 9 बनाई थी, उसमें आपके पास डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो डेल्टा वाई एज इट रहेगा और यहाँ पे अयोटा डेल्टा वाई डेल्टा वाई से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 4 आंसर आ रहा है। जबकि आपके पास जब आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट चेक किया था तो आपके पास लिमिट का आंसर 1 आ रहा था, जब आपने वाई एक्सिस के अबाउट चेक किया तो आपके पास लिमिट का आंसर 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एक बार 4 आ रहा है एक बार 1 आ रहा है। इट मीन्स कि लिमिट यूनिक नहीं है, यानी कि लिमिट का आंसर अगर यूनिक ना आए, यूनिक क्या होता है, अगर आप किसी भी आप वाई एक्सिस के अबाउट चेक करें या एक्स एक्सिस के अबाउट आपके पास आंसर 1 ही आना चाहिए था। एक्स एक्सिस के अबाउट भी 1 और वाई एक्सिस के अबाउट भी 1 और डिफरेंट आप कर्व्स अगर यूज़ करते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन के अबाउट आप चेक करते हैं तब भी आंसर 1 आना चाहिए था, यानी कि जिस भी कर्व के अबाउट आप चेक करें आपके पास आंसर सेम आए, यानी कि लिमिट का आंसर यूनिक आए तो आपके पास फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है। लेकिन अगर लिमिट का आंसर यूनिक ना आए यानी कि डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो आपके पास वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, नो वे डिफरेंशियबल होगा। अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट चेक करें तो आपके पास यानी कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे आप 0 के अबाउट चेक करें तो हम बता दें कि अगर 0 पे लिमिट का आंसर यूनिक नहीं आता तो हम बताते हैं कि लिमिट का आंसर जो है वो फंक्शन जो है वो 0 पे डिफरेंशियबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने जनरल पॉइंट पे चेक किया यानी कि जी पे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नो वे डिफरेंशियबल, क्योंकि हमने सारे के सारे पॉइंट्स जो जितने भी कम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट होते हैं उसको हमने जनरली जी बोला है और जी के अबाउट हमने चेक किया, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये
कम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, नो वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जाए कि नो वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, तो आपने इस फंक्शन को बता देना है, यानी कि एफ ऑफ जी इक्वल किसके एक्स प्लस 4 अयोटा वाई के। ये आपके पास ऐसा फंक्शन है जो किस कम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट चेक करते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, या फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 5, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, यानी कि इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जर्नली चेक किया तो इसलिए हमने जर्नली बता दिया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा टॉपिक कवर किया है। ये जो मेन कैंपस का कोर्स है ये एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी करेंगे, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवाते हैं BS 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, और MSc 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सेम कोर्स है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का, जो कि हमने जिल की बुक से कवर करवाया है। आपने अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर करना है वीडियो का लिंक। ठीक है, उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आपके पास एनालिटिसिटी का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी कम्प्लेक्स फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वो लेक्चर मिस ना हो, उसके लिए आप फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, उसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर, हम उनको आंसर कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं वो बता सकते हैं, हम उनको ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे और बच्चे ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, कोई मसला नहीं है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।